हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी, मगर मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे वहाँ पे कि मैम आप स्टार्टिंग से जो लक्ष्मीकांत है वो नहीं करा रहे हो। सो मैंने सोचा क्यों बच्चों को इतना कन्फ्यूजन में डाला है, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग से ही अभी शुरू करते हैं। और इसमें हम शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको पॉलिटी पूछा गया है, तो ये सीरीज आपको सब कुछ कवर कराएगी जितना भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है, सो वन बाय वन हम करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ हर वीडियो में मैं कुछ एमसीक्यूज भी लाऊंगी कि ताकि जो आपने टॉपिक पढ़ा है आप खुद देखोगे कि आपको उसमें से आपका आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते हुए चलेंगे। बहुत साधारण सी सिंपल भाषा में हम पॉलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत इटसेल्फ एक पॉलिटी की बाइबल आप बोल सकते हो। तो उसको हम पूरा थारोली लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपके पास बुक है तो भी वेल एंड गुड, और नहीं है तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस तरह से नोट्स प्रोवाइड करूंगी कि इसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए मेरे पे विश्वास रखिए और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और स्टार्ट करेंगे हम किससे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कैसे कैसे चीज़ें हुई और किस तरह से ये जो इवेंट्स थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उन्होंने हेल्प की। और याद रखिएगा जो भी मैं इवेंट यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लक्ष्मीकांत है। ओके, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो एक्ट्स या ये सारी बातें ब्रिटिश कब आए, कौन सी उन्होंने फैक्ट्री डाली, तो ये सब हिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और जो पॉलिटी के लिए यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी और साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पॉइंट से। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि ब्रिटिश कब इंडिया में आए। ठीक है, तो 1600 के करीब जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ थी जो मोनार्क थी ब्रिटिश की, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो उन्होंने एक चार्टर ग्रांट किया। तो चार्टर बेसिकली क्या होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है या रिटन एग्रीमेंट आप बोल सकते हो। उन्होंने बोला कि आपको, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आपको मोनोपोली दी जाती है। ठीक है, आप ही वहाँ पे क्या करोगे, एज ए ट्रेडर जाओगे इंडिया में और व्यापार करोगे। ठीक है, तो ये जो चार्टर है वो किसने प्रोवाइड किया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने किया। किसको किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किया। ठीक है, 1600 में, याद रखिएगा। फिर बात आती है, देखो वो एज ए ट्रेडर ही आए थे यहाँ पे, जो ब्रिटिश आए थे वो क्या आए थे, एज ए ट्रेडर व्यापार करने ही आए थे। मगर फिर क्या हुआ, 1764 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। ठीक है, 1764 में क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, सबने सुना होगा हिस्ट्री में। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जो शाह आलम सेकंड थे और सिराजुद्दौला थे, ठीक है, इन दोनों ने फाइट किससे की, रॉबर्ट क्लाइव से की। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है वहां पे, एक्सप्लेनेशन में ये सब दिया हुआ है। सो नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो लेक्चर देखने के बाद एक दो बार आप जब भी आपने लेक्चर देखा एक दो बार आप पीडीएफ पढ़ेंगे, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा और पूरा आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ओके, सो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में और सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड रॉबर्ट क्लाइव से हार गए। ठीक है, तो उसके बदले में शाह आलम सेकंड ने, ठीक है, शाह आलम सेकंड जो कि लास्ट मुगल गवर्नर थे, मुगल गवर्नर नहीं थे, मुगल रूलर थे। ठीक है, शाह आलम सेकंड लास्ट मुगल रूलर थे। उन्होंने क्या किया, दीवानी राइट्स दे दिए किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। ठीक है, तो दीवानी राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का और सिविल जस्टिस का राइट था कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, वो किसको दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडर थी, मगर आफ्टर द दीवानी राइट्स, यहाँ आप बोल सकते हो बैटल ऑफ बक्सर, एक पूरा कंप्लीट टर्न हो गया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी अब कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में, या आप बोल सकते हो ये रिवेन्यू कलेक्शन में भी आ गई। ठीक है, तो अभी ये पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होने लगे। तो इनको दीवानी राइट्स कहाँ कहाँ पे मिले, बंगाल में मिले, उड़ीसा में मिले और बिहार में मिले। ठीक है, इन 3 एरियाज में इनको ये दीवानी राइट्स मिल गए। ठीक है, मैंने आपको याद करने के लिए आपके लिए यहाँ पे ट्रिक बनाई है, देखो बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, BOB और बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर से कहाँ कहाँ दीवानी राइट्स मिले थे, बंगाल में मिले थे, उड़ीसा में मिले थे, बिहार में मिले थे। तो इस तरह से आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में। अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या चीज समझ नहीं आई है। ओके, फिर आती है बात, तो हम ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, एक सेकेंड,
कई बार गाड़ियाँ आ जाती है। तो अब यहाँ पे नीड आती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री के हिस्ट्री के जो एरियाज़ है वो यहाँ पे पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये जो इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने ही जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में जो है वो रोल प्ले किया है, या आप बोल सकते हो हमारी फ्रीडम की तरफ लेके गए हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तरफ ये हमें लेके गए हैं, ये जो सारे इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है। सो ये जो इवेंट्स हो रहे थे इस दौरान, तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आ गया कंपनी रूल, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम इंडिया पे रूल किया, और फिर आ जाता है ब्रिटिश रूल, बिकॉज जब 1857 की जो म्यूटनी हुई थी, स्पाई म्यूटनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप बोलते हो, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था और सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रूल करने लगी थी इंडिया में, ठीक है। तो दो कैटेगरी में हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी रूल पढ़ेंगे आज, और उस पर, ठीक है, पूरा आज कवर नहीं करेंगे, मगर जितना भी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से जितना भी पढ़े वो दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। इतना सारा पढ़ना हमारा टारगेट नहीं है, अगर इतना भी पढ़ा है तो उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पूरा समझ आया है या नहीं आया है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। बाकी पढ़ तो हम सारा लेंगे ही, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपनी रूल की। तो कंपनी रूल याद रखेगा, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो 1773 से 1858 तक, ठीक है, 1858 तक आपको याद रहेगा, बिकॉज सिपाही म्यूटनी हुई थी, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था, ओके। सो सबसे पहली बात आती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्यों? क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा था, मगर जब आपने देखा कि क्या हुआ, इनको दीवानी राइट्स भी मिल गए, ठीक है, इनको रिवेन्यू कलेक्शन के राइट भी मिल गए, मगर हो क्या रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो उसके ऑफिसर्स हैं, वो बेसिकली क्या हो रहे थे, रिच हो रहे थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो रही थी, वो डेट में पड़ रही थी, या वो इतनी अमीर नहीं हो रही थी, ठीक है। एक्चुअली मेरा गला खराब है, एक हफ्ते से मुझे कोल्ड हुआ पड़ा है, मगर अभी भी गला ठीक नहीं है बिल्कुल सी, सो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही थी, वो डेट में पड़ रही थी, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, ठीक है, जो उसके मेंबर थे, वो अमीर हो जा रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको तो हमने भेजा था कि ये प्रॉफिट कमा के लाए इंडिया से और हमें दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे, मगर ये तो कर्जे में डूबी जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने फिर 1773 में पहला ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिसके दौरान उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखते हैं इसके मेन पॉइंट क्या हैं। सो ये पहला एक स्टेप था, ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला एक स्टेप है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इससे पहले कोई रेगुलेशन नहीं थी उन पर, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, ठीक है। और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी उसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी को भी रिकॉग्नाइज किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया। सो बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, वो सेंट्रलाइजेशन की कोशिश करने चाह रही थी, ठीक है। सारी पावर एक जगह वो लाने की कोशिश कर रही थी, सेंटर में लाने की कोशिश कर रही थी इस एक्ट से, ठीक है। तो ऑल्दो इतना ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज इतनी मतलब देर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी तानाशाही कर रही थी, तो अभी उसको रेगुलेट करना मुश्किल था। मगर ऑल्दो देखते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, ओके। तो सबसे पहला फीचर जो था, देखो, इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है और बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इस एक्ट के दौरान क्या किया, मैंने आपको बोला कि ये सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे थे, ये पहला स्टेप था जब ये सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे थे पावर की। तो इन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट कर दी 4 मेंबर्स की, ताकि वो उसको हेल्प कर सके, ठीक है। अब अगर इनको गवर्नर जनरल बना दिया, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। सो इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है, वो बाद की बात है। पहले अभी ये याद रखिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आती है बात कि किस तरह से वो सेंट्रलाइजेशन कर रही थी। देखो, अब जो गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसी के, ठीक है। अब पहले तो इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर थी कि ये अपने लॉस बना सकते हैं,
लॉस नहीं, मतलब इन लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, लॉ बना सकते हैं, ठीक है, लॉ बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मगर अब क्या कर दिया गया, इनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। अब मतलब कि इनकी जो पावर्स हैं वो कुछ हद तक छीन ली गई और जो इसको जो सुप्रीम पावर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पावर है वो कुछ हद तक छीनी गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई, ठीक है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई एट कलकत्ता, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, ठीक है। इतनी सी बात होगी। फिर उन्होंने जो भी कंपनी के सर्वेंट थे, ठीक है, जो ये एक्ट आया इसके दौरान कि जो कंपनी के सर्वेंट है उनको इस एक्ट ने रोक दिया कि आप कोई भी तरह का अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो, कोई भी तरह की ब्राइब नहीं ले सकते हो, कोई भी तरह के प्रेजेंट्स नहीं ले सकते हो किसी भी नेटिव से इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे भी पाबंदी लगा देगी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो भी फंक्शन कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो उनको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए जाएंगे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए जाएंगे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रेवेन्यू है, सिविल मैटर्स है, मिलिट्री अफेयर्स है, उनकी रिपोर्ट किसको देगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, ठीक है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बोल रही थी कि आपके अभी जो है अब अपनी मर्जी से आप काम नहीं करोगे, जो भी आपके रिवेन्यू मैटर है, आप कहाँ से रिवेन्यू ले रहे हो, ठीक है, कितना आपका रिवेन्यू हो रहा है, क्या क्या मिलिट्री में डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है, क्या क्या सिविल डिसीजन ले रहे हो, उन सब पे निगरानी कौन रखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो एक तरफ से वो क्या कर रहे थे, इनको रेगुलेट कर रहे थे कि अब हम इन पे क्या करेंगे, लगाम कसेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला एक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। तो ड्यू टू द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो बेसिकली इतना पार्टिसिपेट नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो फिर एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़ता है, ठीक है। आपके एग्जाम में मतलब कोई भी एग्जाम जहाँ पे पॉलिटी आपकी पार्ट बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो बेसिकली इसके फीचर्स क्या है, तो इसमें क्या किया गया है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसके फीचर्स यहाँ पे। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था ना, अभी आपने देखा, उसकी पावर को कम करने की कोशिश की गई या उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है। इन्होंने बोला भाई जो भी गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल है, उसके काउंसिल हैं या सर्वेंट हैं जो कंपनी के, ठीक है, तो अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी इंटरफेरेंस नहीं करेगी या अपनी पावर वहाँ पे उन पे शो नहीं करेगी। वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी के अनुसार वो काम करते हैं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट को रिवेन्यू मैटर से भी दूर रखा गया। उन्होंने बोला कि आपको एक्सक्लूड किया जाता है रिवेन्यू मैटर से, ठीक है, जितना भी रिवेन्यू मैटर है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं दिखाएगी, अपनी पावर यहाँ नहीं दिखाएगी, ठीक है। मगर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक ही पावर दी गई कि जो भी इनहेबिटेंट्स हैं कलकत्ता के, आपको पता है यहाँ पे स्पेलिंग गलत है थोड़ा, ठीक है, तो आपको पता है ये कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, तो जो भी इनहेबिटेंट है कलकत्ता के, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अगर वो हिंदू हैं, ठीक है, अगर कोई हिंदू है फॉर एग्जांपल और मुस्लिम है, तो उसको ये सुप्रीम कोर्ट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेगी, और जो मुस्लिम है उनको मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फंक्शन रखा गया। बाकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से सारे जो फंक्शन थे कि आप गवर्नर जनरल को जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं दोगे, उस पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं करोगे, उसकी काउंसिल पे नहीं करोगे, सर्वेंट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं उस पर नहीं करोगे, रिवेन्यू मैटर्स पे नहीं करोगे, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करोगे जो कलकत्ता में है। ओके,
और अनदर पॉइंट की जो प्रोविंशियल कोर्ट हैं, ठीक है, जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं तो पहले उनको प्रोविंसेस कहा जाता था। अब जो प्रोविंशियल कोर्ट हैं तो वो भी अपनी जो अपील हैं या जो भी उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशन बनेंगे, ठीक है, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट के रेगुलेशन हो या उनकी अपील हो वो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको कम किया और आप बोल सकते हो या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप गवर्नर जनरल पे जुडिसडिक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ कौन सा था ये, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे कौन सी डेट में कब आया, ठीक है। और जीकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां पे भी एक्ट से क्वेश्चन बनता है, ओके। अब बात आती है हमारी पिट्स इंडिया एक्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसमें से बहुत ये क्वेश्चन बनता है कि डबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे। देखो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसने पहली बार क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने बोला कि कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन है वो अलग है और पॉलिटिकल फंक्शन अलग है, ठीक है। तो कमर्शियल में क्या आ जाएगा, उसका ट्रेड आ जाएगा और पॉलिटिकल फंक्शन में उसका रेवेन्यू मैटर, मिलिट्री वगैरह जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो थे ही, ठीक है, उन्होंने बनाए थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला उन्होंने कि आप सिर्फ मैनेज करोगे कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। आप जो भी ट्रेड जो कर रही है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सिर्फ उसको मैनेज करोगे। वेयर से एक नई बॉडी बनाई गई दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और इस तरह से इस एक्ट ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया डबल गवर्नमेंट को, ठीक है। डबल रूल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ डबल गवर्नमेंट की बात हो रही है। डबल रूल बाद में आएगा, डायरकी बाद में आएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा ये डबल गवर्नमेंट की बात हो रही है और डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट ने लाई थी, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करना था, सारे ऑपरेशंस को सुपरवाइज करना था, सारे ऑपरेशंस को क्या करना था, सुपरवाइज करना था, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, रिवेन्यू हो। और उनको क्या करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाके रिपोर्ट करना था। और इन्होंने एक और बात बोली यहाँ पे, इस एक्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने जो कंपनी की टेरिटरीज थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी, जो एरिया था इंडिया में, उन्होंने पहली बार बोला कि, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है, वो ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारी गुलाम है, या आप बोल सकते हो ये हमने बेची है, तो ये जितने भी इसकी टेरिटरीज है वो हमारे कंट्रोल में हैं, हम ब्रिटिश की पोजेशन है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशन है, ओके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल कर लिया कंपनी के अफेयर्स पे और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी हमने पढ़ा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से उन्होंने क्या किया, उसकी सारे जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिए इस एक्ट के दौरान, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आती है बात एक्ट ऑफ द 1786, ठीक है। तो पहले जो हमारे गवर्नर जनरल बने वो कौन थे, शाबाश कौन थे, वारन हेस्टिंग थे, ओके। सो अब जो हमारे गवर्नर जनरल बन रहे हैं वो बन रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मगर उन्होंने बोला कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तब बनूंगा जब आप मेरी 2 डिमांड्स मानोगे, ठीक है। तो उन्होंने तो 2 डिमांड्स रखी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले। सो पहली डिमांड क्या थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, ठीक है। अगर कोई स्पेशल केस है, इमरजेंसी है, जो भी उनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने अकॉर्डिंग लगता था, तो वो अपनी काउंसिल को नहीं भी कंसीडर कर सकता था, उसके डिसीजन को नहीं भी मान सकता था स्पेशल केसेस के दौरान। और उन्होंने बोला कि मैं क्या हूँगा, कमांडर इन चीफ भी हूँगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ होते थे मिलिट्री वगैरह के, तो उन्होंने बोला कि मैं गवर्नर जनरल तो हूँ ही, साथ में मैं कमांडर इन चीफ भी हूँगा, ठीक है। तो ये 2 शर्तें रखी गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान भी ली और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। ये ही इतना ही था। तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस जो भी हमने एक्ट पढ़े, ताकि देखते हैं कि आपको कितना रिटेन हुआ है और आपको कितना समझ आया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, शाबाश, फटाफट से लगाएंगे आंसर और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी लिखिएगा कि आपके कितना स्कोर बना है और आपको कितना समझ आ गया, ये आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अंडर विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। सो मैंने ये पढ़ाया नहीं है, मगर जो मैंने पढ़ाया वही अगर सेम क्वेश्चन में आ गया तो आपने नया क्या सीखा, ठीक है। सो याद रखिए
वो कौन सी ट्रीटी थी, अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। ठीक है, जो शाह आलम के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देख पढ़ सकते हो आप। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी और मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी, और नवाब अवध शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने दीवानी राइट प्रोवाइड कर दिए थे। कहाँ कहाँ किए थे, BOB से याद रखिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टेकन बाय। ठीक है, तो पहला ऐसा स्टेप जहाँ पे ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने कंट्रोल लेना चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, तो वो कौन सा था, अभी हमने पढ़ा है। अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल करो तो हो जाएगा। तो कहाँ पे, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, वहाँ पे बना था ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि डायरेक्ट पार्लियामेंट को क्या करती थी, पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट देती थी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री अफेयर्स थे, पॉलिटिकल अफेयर्स थे, है ना। चलिए, ठीक है, ये सारे एक्ट्स अभी हम पढ़ते जाएंगे। अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया है, बाकी भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी से हम करेंगे इसको। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, ये तो आपने पढ़ा और ध्यान से सुना होगा, तो वारन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस भी पढ़ दिया। विलियम बेंटिंक कौन है, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नहीं पता है तो हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करते हुए चलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ग्रांटेड दीवानी राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए हलवा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है शाबाश, क्या है, ऑप्शन सी, शाह आलम सेकंड। ओके ओके, सो इतने ही क्वेश्चन थे आज। सो नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो जल्दी ही आएगा, और साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे दैट इज लेट्स लर्न टुगेदर पे क्या किया है, आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, कौन सी सीरीज स्टार्ट की है, वो की है वर्ल्ड ज्योग्राफी के। जो लर्नर मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने देखी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के MCQs मैं वहाँ पे आपको करा रही हूँ। सो वहाँ पे भी देख सकते हो आप, और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।